आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने कहा कि वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करेगी ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रक्रिया में राज्य को किसी तरह का अन्याय न झेलना पड़े। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए मंत्री पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी ने दावा किया कि केंद्र की एनडीए सरकार निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के जरिए दक्षिण को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखती है। बहुत सारे इश्यूज चर्चा हुआ। इसमें जो सदर्न स्टेट को नाइंसाफी होने वाला है आने वाला डिलिमिटेशन में, हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी साहब और हमारा सीनियर लीडर जाना रेड्डी का नेतृत्व में ऑल पार्टी मीटिंग करने वाला है। इसमें हम साफ साफ तेलंगाना को नाइंसाफ होने देंगे। साउथ इंडिया के लिए जितने भी सदर्न स्टेट्स है उनको साथ में लेके जो नाइंसाफी करने की सोच में केंद्र सरकार है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। यही स्ट्रैटेजी में हम ऑल पार्टी मीटिंग लगा रहे हैं। इसके अलावा भी जो एससी कैटेगराइजेशन का इशू था वो भी फिर एक बार 71 रिप्रेजेंटेशन आने के बाद वन मैन जस्टिस शमीम अख्तर साहब ने फिर उसके ऊपर भी दोहराया। वही फिर रिपोर्ट सेम एस्टिज ने फिर एडमिट दे दिया है, तो उसको फिर कैबिनेट ने फिर एक बार उसको आगे जाने के लिए प्रोसीडिंग किया। और बीसीस के लिए भी आने वाला असेंबली सेशन में 42% का पॉलिटिकल एंड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट करके कानून बना के केंद्र सरकार के ऊपर लेके जाएंगे। इसके अलावा फ्यूचर सिटी के लिए और हर गांव में एक ग्राम पालना अधिकारी रखने के लिए बाकी बहुत सारे इश्यूज चर्चा हुआ। तो सब आने वाला दिन में कांग्रेस सरकार का जितने भी वादे थे वो वादे के लेके आगे ले बनाया। हमने टूरिज्म पॉलिसी बनाया और मिस कंपटीशन भी होने वाला है हैदराबाद। इसके लिए हम आतिथ्यम उसको दे रहे हैं, वो उसको भी हम तैयार है। हैदराबाद सब तैयारी करने के लिए है। और वुमेन 8 मार्च 8 तारीख को जो हो रहा है, हम हर महिला को करोड़पति बनाने के लिए जो कार्रवाई आगे ले जाते हुए उनको बस भी दिलाए और आने वाला पावर में भी सेक्टर में लाए। बहुत सारे स्कीम लाने के लिए उसका भी पॉलिसी बनाए और टूरिज्म के लिए भी पॉलिसी बनाए। इतने दिन टूरिज्म का पॉलिसी नहीं है। पूर्व मंत्री और बीआरएस विधायक टी हरीश राव ने प्रवासी शिक्षा योजना के तहत छात्रवृत्ति निधि जारी करने में विफल रहने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। उन्होंने मांग की है कि सरकार लंबित बकाया का भुगतान तुरंत करे और नए लाभार्थियों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी करे ताकि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र विदेश में पढ़ने का मौका न चुके। एक्स पर हरीश राव ने सरकार पर उन छात्रों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया जो पहले ही विदेश जा चुके हैं और अब वित्तीय सहायता के बिना संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि निरंतर निष्क्रियता हजारों छात्रों को विदेशों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसरों से वंचित कर सकती है। उन्होंने कहा, यह स्वीकार्य है कि योजना के तहत चयनित छात्र अभी भी अपनी छात्रवृत्ति राशि का इंतजार कर रहे हैं, जबकि सरकार उदासीन बनी हुई है। उन्होंने बताया कि आदिवासी कल्याण मंत्री डी अनसुईया सीतक्का ने विधानसभा सत्र के दौरान आश्वासन दिया था कि मार्च तक धनराशि जारी कर दी जाएगी, फिर भी कोई भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने वंचित छात्रों का समर्थन करने में विफल रहने पर बड़े ठेकेदारों को भुगतान को प्राथमिकता देने के लिए सरकार की आलोचना की है। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने खुलासा किया कि आंध्र प्रदेश के इतिहास में पहली बार शिक्षकों के लिए एक वरिष्ठता सूची स्थापित की जाएगी। साथ ही उनके ट्रांसफर को नियंत्रित करने वाला एक विशेष कानून भी लागू किया जाएगा। शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए लोकेश ने कहा कि शिक्षकों पर भारी बोझ प्रभावी ढंग से पढ़ाने की उनकी क्षमता में बाधा डालता है। मंत्री ने अपने वादों पर पूरा करने में विफलता के लिए पिछली सरकार की आलोचना की, जिसमें इंटरनेशनल बैकलॉरिएट यानी IB स्कूलों की स्थापना भी शामिल है, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि इसकी लागत कई करोड़ रुपए है लेकिन परिणाम देने में असफल रहे। शैक्षिक मानकों में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए लोकेश ने एक शिक्षक नीति की वकालत की जो वर्तमान में 1400 स्कूलों में लागू है। इसे राज्य भर के 10,000 संस्थानों तक विस्तारित करने की योजना है। इन उपायों के अलावा सरकार छात्रों के बैकपैक के वजन को कम करने के और गुणवत्तापूर्ण वर्दी प्रदान करने के उद्देश्य में सुधार लाने के लिए तैयार है। वही लोकेश ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए समाज के सभी वर्गों से सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया है और विश्वास जताया है कि सहयोग से आंध्र प्रदेश देश के लिए एक मॉडल बन सकता है।
कर्नाटक में विश्वेश्वरतीर्थ मेमोरियल अस्पताल के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे खुशी है कि कर्नाटक के मध्य भाग बेंगलुरु के केंद्र में गरीबों के लिए मुफ्त इलाज का यह आधुनिक केंद्र वर्षों तक लोगों की सेवा करेगा। इसके लिए मैं मठ के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। सबके जीवन में प्रसन्नता, ये दोनों सूत्रों को आगे बढ़ाया है। आज विश्व प्रसिद्ध उडुपी मठ, परम पूजनीय माधवाचार्य जी के साथ जुड़ा हुआ मठ, आज सेवा की उनकी जो महान परंपरा है उसमें एक और मोती जोड़कर आगे बढ़ रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि बेंगलोर के हृदय के अंदर कर्नाटक के मध्य भाग में ये गरीब दर्दियों के लिए, समाज के निचले तबके के लोगों के लिए मुफ्त इलाज का एक आधुनिक सेंटर वर्षों तक लोगों की सेवा करेगा। मैं इसके लिए मठ के सभी कर्ता धर्ता को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, आज विश्वेश्वरतीर्थ मेमोरियल हॉस्पिटल का लोकार्पण बेंगलोर में 2 एकड़ भूमि पर 60 करोड़ की लागत से 150 बेड की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ अफोर्डेबल हेल्थ केयर का एक नया सेंटर बनेगा। इसमें 60% बेड गरीब लोगों के लिए रिजर्व रखे गए और एक क्रॉस सब्सिडाइजेशन से गरीब दर्दियों की सेवा करने का ये प्रकल्प सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, डायलिसिस ऐसी कई सुविधाओं से युक्त किया गया है। तो एक ही छत के नीचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज पेश किए गए बजट को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार पर तीखा हमला किया है। अपने हमलों को और तेज करते हुए भंडारी ने आज पेश किए गए बजट को आधुनिक मुस्लिम लीग का बजट बताया और दावा किया कि कर्नाटक सरकार बिल्कुल उसी तरह सरकार चला रही है जैसे पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना ने सरकार चलाई थी। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस सरकार पर संवैधानिक मूल्यों को वापस लेने और ऐसे बयानों और नीतियों को लागू करने का आरोप लगाया जो केवल अल्पसंख्यक समुदायों के हित में है। इसलिए कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ठीक उसी तरह सरकार चला रही है जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान में सरकार चलाई थी। यह संवैधानिक मूल्यों को वापस ले रही है और यह केवल उन बयानों नीतियों को लागू कर रही है जो अल्पसंख्यक समुदायों के हित में है। बजट की आलोचना करते हुए विधान परिषद में विपक्ष के नेता एन स्वामी चलवाडी ने इसे ऋण आधारित बजट कहा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर निशाना साधते हुए चलवाडी ने कहा कि उन्होंने राज्य के वित्तीय अनुशासन को वापस लाने और इसे इतिहास में सबसे अधिक ऋण वाली सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज राज्य का बजट पेश किया। इस बजट में अल्पसंख्यक समुदाय का विशेष ध्यान दिया गया है। यही कारण है कि बीजेपी से मुस्लिम लीग बजट बता रही है। राज्य सरकार ने वक्फ संपत्तियों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और मुस्लिम कब्रिस्तानों के बुनियादी ढांचे और संरक्षण के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति दी गई है। सिद्धरामैया सरकार के बजट में मदरसों में आधुनिक सुविधाएं, जैन, बौद्ध और सिख समुदायों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए और ईसाई समुदाय के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कर्नाटक राज्य बजट में जैन पुजारियों, सिखों के मुख्य अनुदानियों और मस्जिदों के पेश इमामों को दिया जाने वाला मानदेय बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। सहायक अनुदानी और मुअज्जिन को दिया जाने वाला मानदेय बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। तमिलनाडु में हिंदी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें आमने सामने हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार तमिलनाडु के कई दल और राजनेता केंद्र सरकार पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए तमिलनाडु में हिंदी को अनिवार्य करने और तमिल भाषा को नुकसान पहुंचाने की
कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं। खुद तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन इस मुद्दे पर आर या पार का मूड बना चुके हैं। वो कई सार्वजनिक मंचों से हिंदी का विरोध जता चुके हैं। हाल ही में उन्होंने केंद्र की शिक्षा नीति और तमिलनाडु के एजुकेशन सिस्टम की तुलना करते हुए यहां तक कह दिया था कि एलकेजी स्टूडेंट पीएचडी होल्डर को लेक्चर नहीं दे सकता। स्टालिन के इसी रवैये पर अब गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है। अमित शाह ने दावा किया है कि एम.के. स्टालिन ने तमिल भाषा के विकास के संबंध में पर्याप्त काम नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए अपने बढ़ते नीतियों के महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। स्टालिन ने केंद्र सरकार पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हिंदी थोपने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने भाजपा के प्रयासों को तमिलनाडु की भाषाई पहचान यानी तमिल के लिए खतरा बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं और उन्हें टैरिफ से कोई चिंता नहीं है। आगे जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिका की धमकी पर अब पीएम मोदी 56 इंच का सीना क्यों नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर जवाब नहीं देते हैं और जब विदेश मंत्री एस जयशंकर बोलते हैं तो अमेरिका के प्रवक्ता और राजदूत की तरह बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को फिर दोहराया कि अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाने वाले देशों पर जवाबी शुल्क 2 अप्रैल से लागू होंगे। ट्रंप ने कहा कि सबसे बड़ी बात 2 अप्रैल को होगी जब जवाबी शुल्क लागू होंगे, फिर चाहे वह भारत हो या चीन या कोई और देश। भारत बहुत अधिक शुल्क लगाने वाला देश है। ट्रंप की घोषणा के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता रमेश ने दावा किया, हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं, टैरिफ की उनको कोई चिंता नहीं है। मंत्री सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं, टैरिफ की उनकी कोई चिंता नहीं है, सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं। जिस तरीके से जो हमारे भारतीय नागरिक उनको अमेरिका से वापस भेजा गया, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, अलग अलग राज्यों से जो हमारे नागरिक थे, किस तरीके से अपमानजनक तरीके से उनको वापस भेजा गया, सारा देश देखा है। प्रधानमंत्री चुप थे। प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप रहते हैं, चापलूसी कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। जो असली बात है सीधा बोलना चाहिए उनको। छोटे छोटे राज्य बोल रहे हैं और जो धमकी दे रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप, भारत जैसे देशों को धमकी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को 56 इंच की छाती कहते हैं। 56 इंच की छाती कहां दिखाई दे रही है? इंदिरा गांधी जी से याद करिए, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति निक्सन के क्या कहा था नवंबर 4, 1971 में, जब राष्ट्रपति निक्सन और हेनरी किसिंजर ने भारत को बदनाम करने का प्रयास किया। इंदिरा गांधी खड़ी होकर कही, भारतीय हित में जो कुछ मुझे करना है मैं करूंगी। भारत का हित का सवाल है, देश का सवाल है। पर हमारे प्रधानमंत्री तो नमस्ते ट्रंप, माय गुड फ्रेंड ट्रंप गले लगाने में लगे हुए हैं। तो क्या करेंगे हम? ये सवाल तो उठेगा। हमने सवाल उठाया है, भारतीय नागरिकों का सवाल उठाया है। और जिस तरीके से बार बार निशाना बना रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप, भारत को निशाना बना रहे हैं, ये हमारी सॉवरेंटी का सवाल है, स्वाधीनता का सवाल है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।